हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ एक महान डायरेक्टर की जिनका नाम है बिली विल्डर। अगर आप बिली विल्डर का नाम नहीं जानते हैं देन आई पिटी यू कि अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हो और आप बिली विल्डर का नाम नहीं जानते हैं। बिली विल्डर एक्चुअली अमेरिकन फिल्म मेकर थे। वो एक्चुअली अमेरिकन थे नहीं, वो ऑस्ट्रियन थे। फिर नाजी का जब टाइम चल रहा था जर्मनी वाला, उस टाइम पे वो फिल्म मेकिंग करते थे, वहाँ पे काम वाम करते थे। उसके बाद जब हिटलर का लफड़ा होने लगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वो भाग के पेरिस चले गए और पेरिस से फिर यूएस चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में लिखी और बहुत अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म मेकिंग की शुरुआत हो रही थी, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी काम किया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। बिली विल्डर के बारे में मुझे बहुत कुछ इसलिए भी पता है क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं है बिली विल्डर की जो नहीं देखी होगी, पर ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में था। तो मोस्ट फिल्म जो मैंने देखी हैं वो बेसिकली कॉलेज में ही देखी थी। और जैक लेमन और वॉल्टर मैथ्यू के साथ ही अक्सर काम करते थे, और जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता था, बिली विल्डर और जैक लेमन और वॉल्टर मैथ्यू, तो पिक्चर मतलब कमाल ही होती थी। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं, हिंदी फिल्में जो कॉपी की गई हैं। बासु चटर्जी की एक दो फिल्में हैं जिसमें संजीव कुमार और फारूक शेख थे। फुटबॉल के ऊपर थी, जिसमें फारूक शेख के टांग में चोट लग जाती है और संजीव कुमार उसका लॉयर होता है। वो पिक्चर जब मैंने देखी ऐसी रैंडमली टीवी पर आ रही, तो मैंने कहा यार ये तो बिली विल्डर की फिल्म है जो एग्जैक्टली कॉपी कर दी है। तब मुझे पता चला कि इंडिया में लोग कितना कॉपी करते थे। मैंने प्यार क्यों किया जो पिक्चर है सलमान खान, कैटरीना कैफ, सोहेल खान की, वो भी कैक्टस फ्लावर, वो भी एक बिली विल्डर की फिल्म की कॉपी नहीं है, वो कैक्टस फ्लावर करके एक फिल्म की कॉपी है। उसमें वॉल्टर मैथ्यू थे, मैं वॉल्टर मैथ्यू वो उसमें कंफ्यूज हो गया। एनीवेज, बिली विल्डर ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन, और मैरिलिन मोनरो का नाम आपने सुना होगा। तो मैरिलिन मोनरो जो हैं वो हिट हुई थी बिली विल्डर की फिल्मों से ही। सम लाइक इट हॉट और 7 ईयर इच ये करके फिल्म है, जो एक फ़ोटो नहीं आती है जिसमें मर्लिन मोनरो का नीचे से हवा चल रही होती है और फ्रॉक को नीचे दबा रही होती है, वो 7 ईयर इच का फ़ोटो है। उसमें उसमें एक पर्टिकुलर सीन था, उससे उठाया गया था। दोनों फिल्मों में जैक लेमन थे और जैक लेमन के साथ बहुत सारा काम किया है बिली विल्डर ने। और एक फिल्म थी अपार्टमेंट करके, जो अगर आपने लाइफ इन अ मेट्रो देखी हो तो लाइफ इन अ मेट्रो में जो शर्मन जोशी का पूरा सीक्वेंस था वो पूरा का पूरा अपार्टमेंट फिल्म से उठाया गया था। अपार्टमेंट फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर मिले थे और वो पिक्चर जो थी वो बहुत ही क्रिटिकली और कमर्शियली एक्लेम्ड फिल्म थी। तो बिली विल्डर इज़ वन ऑफ दोज गाइज हु नेवर मेक, मतलब वो आप कह सकते हो कि ऋषिकेश मुखर्जी जैसा जो जोन था उनका। बहुत ही लाइट फिल्में होती थी, बहुत ही सिंपल सर्कमस्टांसेस के अराउंड फिल्में होती थी, पर बहुत ही कमाल की फिल्में होती थी। कुछ क्राइम ड्रामा भी उन्होंने लिखे हैं, मतलब उन्होंने अलग अलग जॉनर ट्राई किए हैं, पर जो भी जॉनर उन्होंने ट्राई किया है वो सारे उनके अच्छे रहे हैं। तो एक डायरेक्टर के साथ, कैमरन क्रो थे शायद, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के दौरान उन्होंने अपने कुछ 10 रूल्स बताए थे जो बहुत सारी वेबसाइट्स में लिस्टेड है, और मैं इनको पढ़ता हूँ तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। सो बिली विल्डर के ये 10 रूल्स हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला रूल बिली विल्डर ने दिया था वो है द ऑडियंस इज़ फिकल। फिकल मतलब जो चेंज होता रहता है, जिसका दिमाग भी चेंज होता रहता है, जो निरंतर कांस्टेंट चेंज में रहती है, वो चीज़ होती है। तो ऑडियंस का दिमाग जो है ना वो लगातार चेंज होता रहता है। तो आप ये मत सोचो कि एक जो जोन अगर वर्क कर गया है तो अगली बार भी वही जोन वर्क करेगा, या एक चीज़ वर्क करती है तो अगली बार वही चीज़ वर्क करेगी। यू कैन नेवर एक्चुअली डिसाइड व्हाट ऑडियंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हर चीज़ें, पैरामीटर्स उनके हर फिल्म के साथ चेंज होते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें फिल्म के साथ ही चेंज होती है। एक सीन दो फिल्मों में अगर सेम कॉपी करके लगा दिया जाए तो हो सकता है एक में वर्क करे एक में ना करे। वो बिल्डअप के ऊपर भी डिपेंड करता है, पूरी फिल्म की स्टोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऑडियंस का दिमाग कभी भी कोई रीड नहीं कर सकता क्योंकि उनका दिमाग लगातार चेंज होता रहता है। सो डू नॉट ट्राई टू इवन प्रेडिक्ट दैट, try to make a film that you really want to make. So that is one conclusion that comes from his first rule, that audience is fickle. There is a constant changing mind, so do not worry about that. Keep making what you really want to make. Grab him by the throat and never let him go. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका गला पकड़ के ऑडियंस का उनको कभी जाने मत दो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऑडियंस को इतना हुक कर दो पहले सीन से पिक्चर के साथ कि वो हॉल से निकलने की सोचे भी नहीं। मतलब कि मूतने भी जाना हो तो वो ना सोचेंगे कोई सीन इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए। इतने सारे चीज़ें उसमें, इतने एलिमेंट्स डाल दो फिल्म में कि आदमी को टाइम ही ना मिले पिक्चर से इधर उधर उठने का। पहले की फिल्मों में होता था, जब लोग हॉल पे देखने आते थे, कोई इंटरेस्टिंग फिल्म होती थी और मुझे याद है कि सुसु लग रही होती थी, पर आप जाते नहीं थे कि यार गाना आएगा तो सुसु करने जाएंगे। इंडियन फिल्मों में ये अच्छी बात थी कि गाने होते थे, तो गाने के टाइम पर आप सुसु करने चले जाते थे। कुछ फिल्मों में हालांकि इतने अच्छे गाने होते थे कि गानों के टाइम भी सुसु करने जाने का मन नहीं करता था, बट एनीवेज
इतने ट्विस्ट एंड टर्न जिसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ कि दिस इज़ माई लर्निंग ओवर द ईयर्स की इफ़ यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मूलिक मेथड, इफ़ यू हैव टू फॉलो अ मेथोडिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्क्रीन राइटिंग जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, डू इट। अभी मेरे जिस डायरेक्टर के साथ मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, ही ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ही वॉज फ्रॉम टीवी, एंड टीवी में एक फोर्स रहता है, एक प्रेशर रहता है कि आपको सीरियल को इंटरेस्टिंग बनाना है, हर पॉइंट पे वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, वरना ऑडियंस तुरंत चैनल चेंज कर देगी। तो बड़ा प्रेशर रहता है उस चीज़ का। सो वही फिल्म मेकिंग में भी है कि आपको लगातार कुछ ना कुछ फिल्म में दिखाते रहना है जिसकी वजह से फिल्म इंटरेस्टिंग हो, वरना ऑडियंस उठ के चली जाएगी। और आजकल तो ऑडियंस वैसे भी बहुत फिकल माइंडेड है, ज़रा सा कुछ बोर होते हैं वो तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। मैं खुद वैसे ही हूँ कि मैं ज़रा सा बोर होता हूँ शो रोक देता हूँ। अगर 10 एपिसोड का कोई वेब सीरीज़ और 1-2 एपिसोड बोरिंग हो जाते हैं तो कई बार मैं वहीं पे छोड़ देता हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि 1-2 एपिसोड देख के वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके कुछ वीक एपिसोड्स हैं या वीक स्टोरी कहीं पे जा रही है तो उसको ज़बरदस्ती हो सके तो लॉजिक वॉजिक कुछ टाइम के लिए भूल के आप उसमें ऐसे एलिमेंट्स डालो कि वो इंटरेस्टिंग लगे। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। डेवलप अ क्लीन लाइन ऑफ एक्शन फॉर योर लीडिंग कैरेक्टर। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें पता ही नहीं होता है कि एक्ट जो मेन कैरेक्टर है वो करना क्या चाहता है। अब सस्पेंस फिल्म की बात है तो अलग है, कोई समझ में आता है, ठीक है। बट आपका लीडिंग कैरेक्टर क्या करना चाहता है, चलो ऐसे जैसे कि नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन थी, उसमें नहीं समझ में आ रहा था शुरुआत में कि वो मेन विलन क्या करना चाहता है, बट वो विलन है। आपके सब कैरेक्टर्स, आपके साइड कैरेक्टर्स, आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं भी पता चलेगा, एक मिस्टीरियस ऑरा बिल्डअप रहेगा तो कंप्लीटली फाइन है। पर अपने लीडिंग कैरेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन आपको दिखना चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका पूरा गोल दिखना चाहिए कि वो आगे करना क्या चाहता है, अदरवाइज वो सस्पेंस ब्रेक हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि उसके आगे एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो दिखना चाहिए। अगर वो आपको एज अ राइटर नहीं दिखता है तो ऑडियंस भी उसको नहीं देख पाएगी। चलो ऑडियंस को आप फिल्म में नहीं दिखा रहे हो उस चीज़ को, बट एज अ राइटर आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है राइटिंग के टाइम, फिल्म मेकिंग के टाइम में, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑडियंस को कभी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसीलिए मैंने कुछ वीडियोज़ में ऐसा बताया भी है कि जो बैकग्राउंड है किसी भी कैरेक्टर का वो डिटेल में लिखिए, वो अच्छे से लिखिए, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड लिखते हैं तो आप कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं, आप कैरेक्टर को ज़्यादा समझ पाते हैं, और जितना ज़्यादा आप कैरेक्टर को समझते हैं उतना क्लियरली आपको पता होता है कि हर मोमेंट पे वो कौन सी चॉइस लेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए कि आप अगर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हो तो आप उसका भविष्य भी बता सकते हो कि आगे किसी एक मोमेंट पे अगर कोई चीज़ होती है तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। सो आपका लाइन ऑफ एक्शन अपने आप डिटरमाइन हो जाता है। तो एक बेस्ट तरीका है टू डेवलप अ क्लीन लाइन ऑफ एक्शन फॉर योर लीडिंग कैरेक्टर इज़ टू डेवलप हिज बैक स्टोरी। इवन दो एक हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है और उसमें बैक स्टोरी नहीं दिखाई जा रही है, उसके बावजूद आप एक बैकग्राउंड स्टोरी लिखिए ताकि एज अ राइटर, भले ही वो फिल्म में कभी नहीं दिखाया जाने वाला है, पर एज अ राइटर आपको पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर किस तरह बिहेव करेगा, कौन से सर्कमस्टांसेस में। द बेस्ट वे टू नो दैट इज टू नो योर कैरेक्टर through in and out. Very important. Know where you are going. Of course, when you're writing a screenplay, then you have to know where you are going. ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास स्टोरी नहीं होती है, मेरे पास ओपनिंग सीन होता है, मैं वहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं वहाँ से चलता रहता हूँ। दैट वर्क्स फॉर मे बी सम राइटर्स जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होता है। मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा कि लोग इस तरह से लिखते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ तो कुछ टाइम के बाद मेरा जो दिमाग है वो ब्लॉक हो जाता है, वो स्क्रीन प्ले वहीं पर रुक जाता है। और ऐसे मेरे एक फोल्डर में हज़ारों स्क्रीन प्ले ऐसे पड़े हैं जो मैंने आधे लिख के छोड़ दिए हैं, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज करके छोड़ दिए हैं, क्योंकि मेरे पास क्लीन लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, मेरे पास क्लीन स्टोरी नहीं थी कि एक इवेंट के बाद क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आउटलाइनिंग करना किसी भी स्क्रीन प्ले का, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट ज़रूरी है, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि हर इवेंट के बाद क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ताकि आप उसको करेक्ट कर सको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले सिनोप्सिस तैयार कर लो, उसको लिख लो, उसके बाद यू मूव ऑन टू राइटिंग योर स्क्रीन प्ले। इफ़ यू नो वेयर यू आर गोइंग, you will be more clear about the intentions of the character and the actions of the character. If you don't know where you are going, what will happen is that when you're writing the screenplay for the first time and you don't know where you're going, what you are going to write next, the thing is, whatever is going to happen in the first act is going to affect your second act and third act. And sometimes some ideas jump in your mind in the second act. कुछ ideas आपके दिमाग में second act में, third act में आते हैं,
और फिर वो जाके वापस आपको चेंज करना पड़ता है। तो जो बैक एंड फोर्थ का मूवमेंट है सेकंड एक्ट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आप उसमें डालते रहते हो, उसके हिसाब से कैरेक्टर्स चेंज होने लगता है, और फर्स्ट एक्ट में आपने चीज़ को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने एक सिनोप्सिस पहले लिख लिया है, क्लीन एक सिनोप्सिस लिख लिया जिसमें कि इवेंट्स आपको पता है कि एक के बाद एक ये चीज़ें हो रही है, एक आउटलाइनिंग कर ली है आपने, देन एज अ राइटर यू विल बी मोर, एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो यू विल बी मोर clear about where your story is going. Very important. The more subtle and elegant you are hiding in your plot points, the better you are as a writer. What does it mean? The more subtle and elegant you are in hiding your plot points. Plot points, अभी इसके ऊपर मैं एक स्क्रीन प्ले कोर्स बना रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताऊंगा प्लॉट पॉइंट्स क्या होते हैं। प्लॉट पॉइंट्स वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं फिल्म में, जिसकी वजह से फिल्म आगे मूव करती है। ये बेसिक सा आप चीज़ समझ लो। तो आपके फिल्म में बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कितने बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप प्लॉट पॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में बताऊँगा, कि एक वीडियो बनाऊँगा आगे, उसमें बताऊँगा कितने तरह के प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, कुछ किताबें हैं जिन्होंने डिफाइन किया हुआ है इसको कि किस तरह से प्लॉट पॉइंट्स फिल्मों में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वही प्लॉट पॉइंट्स हैं, उसके अलावा भी प्लॉट पॉइंट्स हो सकते हैं। राइजिंग एक्शन है, कल्मिनेशन पॉइंट्स हैं, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, ये सब प्लॉट पॉइंट्स माने जाते हैं आपके, जिनको डिफाइन कर दिया गया है कि इस मोमेंट पर ये चीज़ होती ही है। और ऐसा नोटिस किया गया है कि मोस्टली फिल्म मेकर्स ऐसी चीज़ रखते हैं तो पिक्चर हिट होती है। तो एक स्ट्रक्चर बन गया है, उस स्ट्रक्चर को अब यूज़ किया जाता है। पर वो स्ट्रक्चर होने के बावजूद, ऑडियंस को पता होने के बावजूद कई बार कि क्या होने वाला है, द मोर बेटर यू विल बी इन हाइडिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लाइक कई बार हम लोग को पता होता है, जैसे साउथ इंडियन फिल्में हैं, उसमें एक हीरो है, हमें पता है कि वो विलेन को मार ही देगा, पर किसी मोमेंट पे आप उस चीज़ को अगर हाइड कर दो, आप दिखाओ कि एक मोमेंट पे ऐसा हो गया कि वो हीरो मर ही गया है एकदम, और अब वो वापस नहीं आ सकता, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब कि हीरो तो हमेशा जीतता है फिल्मों में, ये हार कैसे गया। तो राजमौली का जो फिल्म मेकिंग है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी नया ज़्यादातर फिल्मों में पुनर्जन्म बहुत होता है, पुनर्जन्म की थीम को बहुत एक्सप्लोर करते हैं। आप मक्खी देख लो, उसमें भी एक लौंडा मर जाता है, फिर वो मक्खी बन के पैदा होता है। बाहुबली देख लो तो उसका जो बेटा होता है वो एक तरह से पुनर्जन्म ही है, बाप मर जाता है, फिर बेटा आके बदला लेता है। और मागाधीरा तो पूरी पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह की फिल्में वो उन्होंने काफ़ी थीम एक्सप्लोर करी हैं ज़्यादातर फिल्मों में। ऐसा नहीं कि सारी फिल्में, मान जाता रामन वैसी नहीं थी और छत्रपति वैसी नहीं थी, पर इवन उससे पहले जो उनकी फिल्म थी शायद स्टूडेंट नंबर 1, जो जिसमें जूनियर NTR को उन्होंने शायद लॉन्च भी किया था, तो वो पिक्चर भी इसी थीम के ऊपर आसपास बेस्ड थी कि वो भगवान के पास जाते हैं फिर वापस आते हैं, वैसा कुछ था उस पिक्चर में, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने बहुत पहले देखी थी, तो मैं कंफ्यूज जाता हूँ जूनियर NTR की फिल्म में। पर जहाँ तक है, राजमौली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक टाइम पे ऑडियंस को ऐसा लगने लगता है कि आपका कैरेक्टर मर गया, अब क्या होगा, अब इससे आगे क्या हो सकता है, मतलब कि जो उसका रिवेंज था, जो उसका गोल था, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। पर फिर उसका बर्थ होता है किसी और तरीके से, क्या तो उसका बेटा आके बदला लेता है या वो खुद आके बदला लेता है दूसरे जन्म में, और चीज़ें आके सॉर्ट आउट करता है। मक्खी पिक्चर है, मक्खी बन के उसने बदला लिया। सो ये एक बहुत माइल्ड सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, पर आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये तो बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से आपने दिखा दिया प्लॉट पॉइंट को, बट सटल तरीके से, एलिगेंट तरीके से आपको ये दिखाना होता है कि मतलब कि वो चीज़ ऑकर होने वाली है, नहीं होने वाली है, ऑडियंस को पहले से पता ना चले, क्योंकि ऑडियंस अगर उसको एंटिसिपेट कर लेगी, बेसिकली घूम फिर का फंडा ये है कि ऑडियंस एंटिसिपेट नहीं करे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, वो प्लॉट पॉइंट्स को पहले से एंटिसिपेट ना कर पाए। बस इतना सा फंडा है, और कोई फंडा नहीं है बेसिकली जो ये कहना चाहते हैं। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस चीज़ है कि ऑफकोर्स आपकी पिक्चर एंटिसिपेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि पिक्चर में क्या होने वाला है, तो वो क्यों देखेंगे, जाहिर सी बात है। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द थर्ड एक्ट, द प्रॉब्लम इज़ इन द फर्स्ट एक्ट। वेरी नाइस। और ये चीज़ मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके थर्ड एक्ट में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपके फर्स्ट एक्ट में है, क्योंकि आपकी फिल्म में कोहेरेंसी नहीं है। और ये मोस्टली उन राइटर के साथ होता है जो सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं। आप अगर एक फर्स्ट ड्राफ्ट को बहुत बार ड्राफ्टिंग करते हो उसकी, तो ये प्रॉब्लम आपकी जा सकती है। और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप बार बार उसको पढ़ो और चेंजेस करते रहो। जब आप पहली बार ड्राफ्ट लिखते हो तो क्या होता है कि पहले एक्ट में तो आपने सारी चीज़ें एस्टैब्लिश कर दी, कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिए, लोकेशन एस्टैब्लिश कर दी, सिनारियोज एस्टैब्लिश कर दिए, और आगे का मोमेंटम सेट कर दिया कि आगे की फिल्म किस बारे में होने वाली है। आपने ऑडियंस को बता दिया क्या जॉनर होने वाला है, क्या थीम होने वाली है। दैट इज़ अ वेरी क्वाइट कॉमन थिंग। आप एक जॉनर सेट कर देते हो, पर उसके बाद क्या होता है कि कई बार आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो पहले नहीं आए थे, लिखते टाइम ही आपके दिमाग में आते हैं, तो आप उसको ऐड करना शुरू करते हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और एंड तक पहुँचते पहुँचते स्क्रिप्ट कहीं और निकल जाती है।
ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो ऐसा होता है उनके निकाल, जैसे जेरोम की एक किताब है 3 Men and a Boat। उसमें उन्होंने एक सीरियस किताब लिखने की सोची थी और इट एंडेड अप बिकमिंग अ कॉमिक बुक, और कॉमेडी बुक हो गई, ह्यूमरस बुक हो गई, और फिर बाद में उसको काफ़ी अवार्ड्स मिले एक ह्यूमरस बुक की वजह से। सो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ और लिखना चाहते हैं और एंड में होते होते कुछ और चला आता है, बिकॉज यू गेट बेटर आइडियाज़, और एट दैट टाइम यू गेट सम अदर आइडियाज़। लाइक मैंने एक राइटर का पढ़ा था कि वो जब कुछ लिखते हैं तो कुछ भी देखते नहीं हैं, कुछ भी किताबें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर उनकी स्टोरी इधर उधर हो जाती है, हेवायर हो जाती है। ही कुडंट स्टिक टू द स्टोरी, एंड दैट्स व्हाट आल्सो हैपेंस टू मी, कि अगर मैं कुछ कहानी लिख रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ तो उसके बीच में अगर मैं कुछ और देखना शुरू कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं थॉट्स आपके इन्फ्लुएंस होते ज़रूर हैं। सो इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम दैट, आपका अगर थर्ड एक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप वापस शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दोगे, वापस ड्राफ्टिंग शुरू कर दोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि थर्ड एक्ट पे वापस आते आते आपकी स्टोरी बेटर होने लगेगी। द मोर ड्राफ्टिंग यू आर गोइंग टू डू, द मोर रीराइटिंग यू विल गोइंग टू डू फॉर द स्क्रीन पे, द बेटर इज गोइंग टू बिकम। एंड द बेसिक प्रॉब्लम इज द कोहेरेंसी होनी चाहिए। कई बार फिल्म में होता है ना कि आधी फिल्म कॉमेडी है, आधी फिल्म एक्शन हो जाती है, सीरियस पिक्चर हो जाती है, वो उसका प्रॉब्लम यही है कि जो एक्ट्स हैं वहाँ पे आप फिल्म को स्टैब्लिश नहीं कर पाए अच्छी तरह से। अगर आप बार बार स्क्रिप्ट को रीड करते हैं तो कोहेरेंसी मेंटेन हो जाती। जैसे कि एक पिक्चर है फहद फाजिल की नंजन प्रकाशन, वो पिक्चर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसके एंड में थोड़ा सा वो सीरियसनेस आ जाती है, वो पिक्चर पूरी कॉमेडी है, एंड में थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है, वो चलता है फिर भी, ठीक है। वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर भी थी और मैंने पिक्चर को एंजॉय किया, एंड पोर्शन को छोड़ के मैंने पूरी पिक्चर को एंजॉय भी किया। तो वो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लम थी। नंजन प्रकाशन और भी बड़ी हिट हो सकती थी क्योंकि बहुत ही कमाल की फिल्म थी, पर अगर वो एंड में वो इमोशनल पोर्शन नहीं डालते, फिल्म को किसी और जगह पे लेके जाते, तो शायद और बेटर हो जाती वो पिक्चर, ऐसा मुझे लगता है। A tip from Lubish: let the audience add up 2+2, they will love you forever। लुबिश बेसिकली उनका जो पूरा नाम है वो है अर्न्स्ट लुबिश, जो कि एक जर्मन फिल्म मेकर थे। तो उनसे ये टिप ली है बिली विल्डर ने, और बिली विल्डर अर्न्स्ट लुबिश से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और जो लुबिश थे वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर माने जाते थे। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, टू बी और नॉट टू बी, और पता नहीं कौन सी फिल्में बनाई हैं, मतलब अभी मेरे को ऐसे याद नहीं है। मैंने इनकी फिल्में भी कॉलेज टाइम में देखी थी, लगभग सारी फिल्में देखी थी लुबिश की। पहले तो मैं लिस्ट बना के पिक्चर देखता था, दिन में 5-5 6-6 पिक्चर देखता था, समझ में कुछ नहीं आती थी पर मैं देखता था। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फिल्में समझ में आए चाहे ना आए, अब्बास कियारोस्तामी, माजिद मजीदी, फ्रेंच फिल्में, जर्मन फिल्में मैंने उस टाइम पे देखी थी। मुझे लिटरली बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आती थी, मैं सिर्फ टाइम पास करता था, सिर्फ ऐसे बैठा उनके कंप्यूटर सामने देखा करता था, जस्ट टू टिक ऑफ कि मैंने ये फिल्म देख ली है। तारकोस्की की एक भी फिल्म मुझे समझ में नहीं आई थी, मतलब सोलारिस हो या फिर आंद्रे रुब्लोव हो, एक भी फिल्म मुझे समझ में नहीं आई थी, पर मैंने फिर भी ख़त्म की थी। 3-3 घंटे की फिल्में थी, वो ख़त्म करी थी उसके बाद भी मैंने। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, एंड लेट द ऑडियंस ऐड अप 2+2, दे विल लव यू फॉर एवर। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आजकल फिल्म मेकर्स बहुत यूज़ करते हैं। मतलब वो आपको कुछ एक क्लू देंगे, फिर एक दूसरा क्लू देंगे, फिर एक तीसरा क्लू देंगे, और ऑडियंस अपने से उसको ऐड करेगा, अच्छा ये है, ऐसा 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 है, तो इसका मतलब ये होने वाला है। मतलब बेसिकली आप ऑडियंस को ना एक डिटेक्टिव की भूमिका में डाल दो, एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में डाल दो, दैट दे कीप यूजिंग देयर माइंड। द थिंग इज, बोर्डम कब होता है? बोर्डम तब होता है जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपको इस तब नींद आने लगती है, आपका दिमाग जो ना स्क्रीन सेवर मोड में चला जाता है। तो अगर फिल्म में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है और लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे आप मेहनत करके कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वो पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी जैसे मुझे याद है कि मैं वो एक पिक्चर की बात करता हूँ ना, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उसमें सारी चीज़ें पहले से एंटिसिपेट कर ले रहे थे। मतलब उसमें ये था कि द ऑडियंस कैन ऐड 2+2 बट दे वोंट लव यू इन दैट फिल्म। ब्योमकेश बख्शी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मैं सुशांत वाली फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा सस्पेंस नहीं था जो मैं पहले से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वो पहले से ही ब्रेक हो जा रहा था। उसमें ये डायरेक्टर का इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसा कुछ करना चाहता है, डायरेक्टर तो सस्पेंस खुलना चाह रहा था और चाहता नहीं था कि आप एंटिसिपेट कर पाएँ, पर आप पहले से एंटिसिपेट कर ले रहे थे। वो डायरेक्टर का प्रॉब्लम था, वो स्क्रीन प्ले का प्रॉब्लम था। पर अगर आप जैसे आजकल के जो शोज़ होते हैं, जैसे शैरलॉक है या फिर डिटेक्टिव शोज़ हैं, उसमें ऑडियंस को हमेशा कुछ ना कुछ दिया जाता है। और शैरलॉक एक ऐसा शो है जिसके ऊपर जाने कितने फोरम्स बने हैं, कितनी वेबसाइट्स बनी हैं, कितने रेडिट पे वो बने हैं, सब रेडिट्स बने हैं जहाँ पे टॉपिक्स बने हैं, जहाँ पे लोग उस पर डिस्कस करते हैं, उसकी थ्योरीज पे डिस्कस करते हैं। इट गिव्स सो मच मटेरियल फॉर पीपल टू डिस्कस अबाउट, and that's what people love. If they have something to talk after the film, the after talk, they will love you. So give them something to think about. Basically that is what it means. It give them something to think about. Like Munna Bhai में क्या होता है? Munna Bhai, after watching the Munna Bhai, you think maybe he is right. Maybe this is how the doctor should treat the patients. They give you something to think about, and that's why people love that film. So give them something to add 2+2, and they will love you forever. ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन डूइंग वॉइस ओवर्स, बी केयरफुल नॉट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑडियंस ऑलरेडी सीज एंड ऐड टू व्हाट दे आर सीइंग।
ये गलती बहुत सारे फिल्म मेकर्स करते हैं, मैंने भी करी है। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ये वॉइस ओवर में हम स्पून फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। ये इंडियन फिल्म मेकर्स ही बहुत करते हैं, वो ही बोल रहे होते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है। अबे भाई, जब स्क्रीन पे दिख ही रहा है तो तुम्हें आवाज़ की ज़रूरत है ही नहीं, तुम कितना एक्सप्लेन करोगे? अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है ऐसे ही सिर्फ विजुअल्स के थ्रू, तो वहाँ साउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर साउंड से एक्सप्लेन की जा सकती है तो फिर वहाँ विजुअल्स की ज़रूरत नहीं है। पर अगेन वो रेडियो हो जाएगा, आपको दिखाना तो पड़ेगा ही। विजुअल मीडियम है जिसमें साउंड एनहेंस करता है, मदद करता है। बिना साउंड के भी ये विजुअल मीडियम वर्क ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकता। पहले करता था, पर पहले की फिल्म अब देख लोगे तो बोर हो जाओगे। तो सच्चाई ये है कि साउंड आपके विजुअल्स को बहुत एनहेंस करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पून फीडिंग करना शुरू कर दो। तो वॉइस ओवर को यूज़ अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से, अगर मैंने किसी को करते देखा है तो वो एक तो वो बंदा है, क्या कहते हैं, गाय रिची, वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है वैसे। और दूसरा नहीं, दूसरा बंदा है गाय रिची, पहला बंदा है वुडी एलन। वुडी एलन की कुछ पिक्चरों में मैंने देखा है भाई साहब, कमाल का वॉइस ओवर यूज़ करता है। और कुछ एक गोदार्ड की फिल्म मैंने देखी थी, जीन ड्यूक गोदार्ड की मैंने फिल्म देखी थी, जिसमें बहुत ही स्लो आवाज़ में वॉइस ओवर चल रहा था और पीछे एक ड्रिलिंग मशीन चल रही थी। मुझे आज भी वो विजुअल पता नहीं क्यों याद है, और मुझे फिल्म याद नहीं कौन सी फिल्म थी, पर उसमें ऐसा मुझे विजुअल याद है कि उसमें ऐसा ड्रिल मशीन चल रही थी एक बिल्डिंग के अंदर, शीशे के थ्रू हम देख रहे थे सामने कहीं गड्ढा खोदा जा रहा है। एंड देयर वाज अ गाय हु वाज टॉकिंग वेरी स्लो। तो मैंने गूगल किया जानने के लिए कि इतना स्लो वॉइस ओवर क्यों चल रहा है, जो कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। खुसुर फुसुर टाइप का वॉइस ओवर था जिसमें सुनाई पड़ रहा था डब, मतलब ये सबटाइटल भी आ रहे थे कि वो क्या बोल रहा है। सो इट वाज सपोज टू बी अ वेरी मेटाफोरिकल थिंग वेयर यू आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट अबाउट समथिंग एंड यू कांट प्रॉपरली टॉक। So they were talking against the dictatorship of the current government, authoritarian government. तो वो मतलब बड़ा ही मेटाफोरिकल तरीके से दिखाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने सोचा था किसी फिल्म में बनाऊंगा तो कभी उसको यूज़ करूँगा। एनीवेज, सो वो जो भी वॉइस विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, आपका जो वॉइस ओवर है वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है तो उस वॉइस ओवर की ज़रूरत है, वरना उस वॉइस ओवर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई बार जो फिल्म मेकर्स हैं वो वॉइस ओवर को इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करनी होती है या बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, वो विजुअली उतना शूट नहीं करना चाहते, या फिर कई बार ऐसा होता है प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता तो उतना शूट कर नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से आप वॉइस ओवर डाल देते हैं। और कई बार आप स्टाइल में यूज़ करते हैं, जो तरीका मुझे गाय रिची का बहुत पसंद है कि वो स्टाइल में यूज़ करता है वॉइस ओवर। सो वो चीज़ याद रखिए, ये वॉइस ओवर कभी भी आपके रिडंडेंट नहीं होने चाहिए कि अगर स्क्रीन पे वही दिख रहा है, आदमी वही बोल रहा है, तो फिर वॉइस ओवर की जरूरत क्या है? ऑडियंस बेवकूफ थोड़े ना है। डू नॉट स्पून फीड द ऑडियंस एंड डू नॉट थिंक दैट योर ऑडियंस इज स्टूपिड, इवन दो ही दे आर, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इंटेलिजेंट हैं, स्टूपिड हैं, कैसे हैं। बहुत ही मोटले कलेक्शन होता है ऑडियंस का, उसमें हर तरीके के, हर प्रांत के, हर कल्चर के लोग बैठते हैं पिक्चर देखने के लिए आपकी। तो आप कुछ भी एज्यूम मत करिए। आप अगर एज्यूम करना है तो यही एज्यूम करिए कि आपकी ऑडियंस इंटेलिजेंट है और वो ये चीज़ समझ सकती है। एक ह्यूमन ये चीज़ समझ सकता है कि जो चीज़ दिख रही है उसका क्या कंक्लूजन है, वही मोंटाज थ्योरी में बताते हैं। बहुत ही साइकोलॉजिकल थिंग है, पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा इसके बारे में। द इवेंट दैट अकर्स एट द सेकेंड एक्ट कर्टेन ट्रिगर्स द एंड ऑफ द मूवी। ये भी आप जब एक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या फिर जो स्टोरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, नैरेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ पता चलेगी कि सेकंड एक्ट में जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं, सेकंड एक्ट में जो जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपके थर्ड एक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं। वैसे तो फिल्म का हर सीन आपके नेक्स्ट सीन की तरफ ही पॉइंट आउट करना चाहिए, और फिल्म का सबसे जो लंबा सीक्वेंस होता है वो आपका सेकंड एक्ट ही होता है, क्योंकि सेकंड एक्ट में करेक्टर बहुत सारी जर्नी से जा रहा होता है। लाइक फर्स्ट एक्ट में तो आप सिर्फ चीज़ों को स्टैब्लिश कर रहे होते हो, पर सेकंड एक्ट में आपका करेक्टर जर्नी से जा रहा होता है। आप उसकी दुनिया में घुसते हो, आप वहाँ देखते हो कि उसके दोस्त कौन है, वो रहता कैसे है, वो क्या करता है, और वो कैसे फाइट करता है, वो कैसे अपने अंदर एक चेंज लेके आता है, और अपने कैसे अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ता रहता है, जो भी उसने गोल डिसाइड किया बढ़ता रहता है। और थर्ड एक्ट में आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ना शुरू करते हो। तो सेकंड एक्ट तक आप बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश कर देते हो जो थर्ड एक्ट में आगे क्लोजर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट एक्ट और थर्ड एक्ट के बीच में ना ये डायग्राम होना चाहिए इस तरीके का कि फर्स्ट एक्ट हुआ, यहाँ पे आपकी फिल्म शुरू हुई, यहाँ पे फर्स्ट एक्ट आपने स्टैब्लिश किया। सेकंड एक्ट थोड़ा फैला हुआ होता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं, साइड कैरेक्टर्स आते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और सेकंड एक्ट के एंड में यहाँ पे आपने सारी चीज़ें, सारे कैरेक्टर, सारी लोकेशन, सारी चीज़ें, जितने भी थ्योरीज हैं, फिलोसफीज हैं आपकी फिल्म की, आपने सब एक्सप्लेन कर दी, एस्टैब्लिश कर दी। उसके बाद नीचे आते आते आपकी फिल्म जो है थी वो खत्म होने के उस पर आती है। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर्स को क्लोजर देना शुरू करते हो। ये वही ये जगह होती है जहाँ पे हीरो के दोस्तों को गोली पड़नी शुरू होती है, करके सब खत्म होना शुरू होते हैं। हीरो की माँ मरनी शुरू होती है, या हीरोइन का बाप मारा जाता है, या कोई किडनैप होकर ले आता है, और सब एक ही जगह पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर जाके हीरो सबको मारता है और पिक्चर दी एंड हो जाती है। सो बेसिकली ड्राफ्ट ये रहता है ऐसे, ठीक है, पपाया की तरह। सो इस पॉइंट से शुरू होता है, यहाँ पे फैलता है, यहाँ पे आप वापस क्लोजर, नीचे क्लोजर लेके चले आते हो और वहाँ पे आप पिक्चर को ख़त्म कर देते हो। सो सेकेंड एक्ट तक सारी चीज़ें आप इस्टेब्लिश करो, वहाँ पे कर्टन डालो, उसके बाद वहाँ पे तक जो भी चीज़ें हुई हैं अब वो ट्रिगर करेंगी आपके थर्ड एक्ट को, क्योंकि थर्ड एक्ट में अब एक्शन का टाइम आ गया है। वहाँ पे इवेंट्स होने वाले हैं, वहाँ पे चीज़ें होने वाली है, वहाँ फाइट होने वाली है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं, अब बस फाइट बची हुई है।
द थर्ड एक्ट मस्ट बिल्ड इन टेम्पो एंड एक्शन अंटिल द लास्ट इवेंट एंड देन दैट्स इट, डोंट हैंग अराउंड। और ये जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब ने यही चीज़ बताई है। जो थर्ड एक्ट होता है मोस्टली फिल्म का माना जाता है 20-30% जो आपका फिल्म होता है वो थर्ड एक्ट होता है, 60% के आसपास आपका सेकंड एक्ट होता है, 30-20% आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका फर्स्ट एक्ट होता है। कई बार 10% होता है, छोटा होता है, कई बार लोग छोटा कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। पर थर्ड एक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिकॉज इसके बाद ही पिक्चर खत्म होने वाली है और यही थॉट लेके, लास्ट थॉट लेके ही ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलने वाली या पिक्चर बंद करने वाली है। और बहुत सारे इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो थर्ड एक्ट पे वर्क नहीं करते हैं। पिक्चर पूरी इस्टेब्लिश करते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लास्ट में आते आते फुस्सी हो जाते हैं। पिक्चर बहुत ही लो नोट पे एंड होती है, जैसा कि मुझे मुंबई डायरीज में भी लगा कि बहुत ही लो नोट पे एंड हुई और अच्छे नोट पे एंड होनी चाहिए थी। सो जो थर्ड एक्ट है उसका जो टेम्पो है ना वो लगातार ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। जो इवेंट्स हो रहे हो लगातार एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हुए पिक्चर का टेम्पो, म्यूजिक, सब कुछ ऊपर ऊपर जाना चाहिए। जो एक्शन है पिछले एक्शन से ज़्यादा बड़े होने चाहिए। जो भी चीज़ें हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स भी और बड़े होते रहने चाहिए। आपका टेम्पो लगातार, टेम्पो समझ रहे हो ना, वो बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और एक हाई पॉइंट पे आके वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन करोगे आपकी फिल्म, तो आप अच्छी फिल्में लिख पाओगे, ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख पाओगे। क्यों कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्में लिख लेते हैं? क्यों बिली विल्डर की ज़्यादातर फिल्में, क्या मतलब लगभग सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर थी, हाँ पता नहीं कितने तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिले थे। वाई? बिकॉज ही फॉलोड सर्टेन प्रिंसिपल्स, ही फॉलोड सर्टेन स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर उनके लिए हमेशा वर्क करते थे, जिसके लिए वो हमेशा अवॉर्डेड होते थे और उनको आज भी याद किया जाता है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके फेवरेट डायरेक्टर बिली विल्डर हैं। सो दीज आर द रूल्स जो इनके हैं बिली विल्डर साहब के। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। 10 जो रूल्स थे इनके आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। और नहीं अच्छे लगे हों तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसके बाद कुछ कराया जाएगा उसके लिए भी। ठीक है, चलो।